हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज से भारत के इतिहास विषय को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भारत के इतिहास विषय के साथ साथ हम लोग भारत के भूगोल विषय का भी अध्ययन कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी भारत के भूगोल को पढ़ना चाहते हैं वो चैनल पर जाकर ज्योग्राफी के वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत का इतिहास जो है इसको साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने, जिन्हें यूरोपीय इतिहासकार भी कहा जाता है, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। 3 कालखंडों में विभाजित किया है तो जिसमें जब पृथ्वी पर मानव का आगमन हुआ और मानव के आगमन से लेकर जब भारत में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है तो उसके बीच के कालखंड को साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने प्राचीन भारत कहा। फिर मोहम्मद बिन कासिम के समय से लेकर जब भारत में प्लासी की घटना घटित हुई 1757 तथा कुछ इतिहासकार मानते हैं जब भारत में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके बीच के कालखंड को कहा जाता है मध्यकालीन भारत। इसी प्रकार से जब औरंगजेब की मृत्यु को आधार बनाया जाता है 1707 ईस्वी को, तो उससे लेकर जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो इसके बीच के कालखंड को कहा जाता है आधुनिक भारत। किंतु कुछ इतिहासकार जब प्लासी की घटना को आधार मानते हैं तो प्लासी की घटना से लेकर भारत की आज़ादी 1947 में जब मिली तो उसके बीच के कालखंड को कहा जाता है आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के डिवीजन वाला टॉपिक देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्रमवार तरीके से भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के कालखंड को। तो प्राचीन काल का जो भारत है तो इसमें मानव के आगमन से लेकर मानव के आगमन से लेकर 712 ईस्वी तक के समय को प्राचीन काल के रूप में पढ़ा जाता है। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है। मोहम्मद बिन कासिम, तो इसके बीच के पीरियड को कहा जाता है प्राचीन भारत। फिर हम लोग मध्यकाल का समय देखते हैं। तो 712 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी जब मोहम्मद बिन कासिम आता है तो इससे मोहम्मद बिन कासिम, तो इससे 2 आधार बनाए जाते हैं। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु को कुछ इतिहासकार इसको आधार मानते हैं तथा कुछ इतिहासकार 1757 में जब प्लासी की घटना घटित हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसके बीच के काल को कहा जाता है मध्यकालीन भारत। प्लासी का युद्ध, तो इन्हीं 2 घटनाओं को जब आधार बनाकर मध्यकाल का निर्धारण किया जाता है तो आधुनिक काल जो है, तो अगर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु को आधार मानकर आधुनिक काल का निर्धारण किया जाए तो 1707 से लेकर 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, अगर 1757 की घटना को आधार माना जाता है तो 1757 से 1947 तक के कालखंड को आधुनिक काल के रूप में पढ़ा जाता है। तो ये हो गया
साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जो भारत का विभाजन किया है, इसी प्रकार से भारत के इतिहास को उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य के आधार पर भी भारत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण उपलब्ध सामग्री के आधार पर। जब सामग्री को आधार बनाया जाता है तो भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जिसमें सबसे पहले काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, तो जिसे कहा जाता है प्री हिस्टोरिक काल। तो इसमें क्या है कि जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य और उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त होती है तो उसको ही आधार बनाकर इस काल का विभाजन किया जाता है। इस समय का जो मानव है वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो इस समय की लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है। इस समय की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य, तो आर्कियोलॉजिकल जो साक्ष्य हैं तो उसके माध्यम से प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। किंतु इस समय का जो मानव है लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो जिसकी वजह से लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो इसके कालखंड को रखा जाता है प्रागैतिहासिक काल को रखा जाता है मानव के आगमन से लेकर 3000 BC। 3000 BC तक के काल को प्रागैतिहासिक काल के रूप में पढ़ा जाता है। तो इसे कहा जाता है स्टोन एज, भी इसे कहा जाता है, या पाषाण काल, क्योंकि इस काल की जो जानकारी मिलती है पत्थरों के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। क्योंकि इस समय का जो मानव था अपने जो उपकरण निर्मित करता था पत्थरों से ही निर्मित करता था, उन्हीं के माध्यम से इस समय का जो मानव है शिकार किया करता था। तो इस काल को कहा जाता है पाषाण काल, स्टोन एज। प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये प्रागैतिहासिक काल के बाद दूसरा काल आता है जिसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है तो इसमें क्या है
पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ इस समय लिखित सामग्री भी प्राप्त हुई है। पुरातात्विक साक्ष्य, इस काल के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य से जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक साक्ष्य, साथ ही साथ लिखित सामग्री भी प्राप्त हुई है। लिखित सामग्री, लिखित सामग्री भी प्राप्त हुई है, किंतु जो लिखित सामग्री प्राप्त हुई है ये क्या है, अपठित है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है, अपठित है। तो जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस समय का मानव लिखना पढ़ना तो जानता था, किंतु जो वर्तमान का मानव है उसने उस समय के मानव की लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाया है। तो जिससे जो उस समय के मानव के बारे में जानकारी मिलती है, तो मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से ही उस काल के मानव के बारे में जाना जाता है। तो जैसे इस काल के जो प्रमुख, जैसे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उस समय का जो मानव था लिखना पढ़ना जानता था, सिंधु घाटी सभ्यता, किंतु उस समय की जो लिपि है, वर्तमान समय का जो मानव है सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ नहीं पाया है। तो जिसके कारण से इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में रखा जाता है। तो इसका कालखंड भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका कालखंड है 3000 BC से लेकर 600 BC के कालखंड को इसमें रखा जाता है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। इसको हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो इसको विस्तार से देखेंगे। तो ये हो गया आद्य ऐतिहासिक। इसी प्रकार से तीसरा जो कालखंड है उसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो साक्ष्यों के आधार पर भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जो है तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य से जानकारी प्राप्त होती है और लिखित सामग्री से भी जानकारी प्राप्त होती है। लिखित सामग्री से भी जानकारी प्राप्त होती है। जो भी लिखित सामग्री है उसको पढ़ा भी जाता है और इस काल के बारे में जानकारी कुछ विदेशी जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो विदेशी विवरण या पुस्तकें लिखी हैं उसके माध्यम से भी इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण, और इसका टाइम काल है 600 BC से लेकर जो बाद का समय है उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये हो गया साक्ष्यों के आधार पर भारत के इतिहास का डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाषाण काल के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग महाजनपद से स्टार्ट करेंगे 1947 तक के इतिहास को, फिर हम लोग क्रमवार तरीके से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाषाण काल। हेडिंग डालते हैं पाषाण काल। तो इसमें हम लोग देखेंगे पाषाण काल का जो मानव है
तो वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, किस प्रकार के भोजन को अपने दैनिक उपयोग में लाता था, उसको देखेंगे। साथ ही साथ किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करता था, उसको देखेंगे। इनकी ड्रेस कैसी होती थी, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस समय का जो मानव है किन प्रकार की कलाओं से परिचित था, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो पाषाण काल है, तो पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पाषाण काल जो है, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इनके जीवन के बारे में। जीवन, कि किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। तो पुरा पाषाण काल का जो मानव है, तो इस समय का मानव खाना बदोश प्रकार का जीवन यापन करता था। खाना बदोश। तो खाना बदोश से तात्पर्य है कि इस समय का जो मानव है मुख्यतः शिकार पर आश्रित था। तो इनका जीवन था खाना बदोश प्रकार का। फिर जो मध्य पाषाण काल का जो मानव है, तो मध्य पाषाण काल के प्रारंभिक चरण में जो मानव है, तो ये खाना बदोश प्रकार का ही जीवन यापन करता था। मध्य पाषाण काल के मध्य में आकर इस समय का मानव पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। तो पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत। मानव द्वारा सबसे पहले जो पाला गया पशु था वो था कुत्ता। सबसे पहले पाला था कुत्ता को। तो ये हो गया मध्य पाषाण काल के मानव के जीवन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल के मानव के जीवन के बारे में। तो जो नव पाषाण काल का मानव है, तो ये कृषि जैसे कार्य करता था। तो कृषि से ये इस समय का मानव परिचित था। तो जब उस समय का मानव कृषि से परिचित था, तो इस समय क्या है, स्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। जब स्थायी जीवन की शुरुआत होगी तभी कृषि जैसे कार्य इस समय का मानव कर पाएगा। क्योंकि इसमें जब कृषि कार्य करेगा तो इसमें जो फसल होगी उसको सिंचाई और उसकी देखभाल के लिए उस मानव को स्थान पर रहना पड़ेगा। तो स्थान पर जब रहेगा तो इस समय का मानव झोपड़ी का निर्माण करेगा। साथ ही साथ तो जब इस समय का मानव कृषि से अन्न का उत्पादन करेगा, तो उसको संरक्षित रखने के लिए बर्तनों का भी निर्माण करेगा। कृषि और यहीं से होती है स्थायी जीवन की शुरुआत। स्थायी जीवन की शुरुआत। तो स्थायी जीवन की शुरुआत जो है नव पाषाण काल से होती है। स्थायी जीवन की शुरुआत। स्थायी जीवन की जब शुरुआत करेगा तो उसके लिए मानव को जरूरत पड़ेगी झोपड़ी की या घर की। तो घास फूस से इस समय का मानव झोपड़ी निर्मित करता था। तो झोपड़ी में जब एक साथ रहेंगे तो परिवारवाद की संकल्पना भी आएगी। परिवार की संकल्पना। तो जो परिवार की संकल्पना आएगी तो इसमें कार्यों का भी विभाजन किया जाएगा। तो जो शिकार करने का कार्य होगा वो पुरुष वर्ग को रहेगा, और घर की देखभाल का और बच्चों की देखभाल का की जो जिम्मेदारी होगी वो महिलाओं पर होगी। परिवार की संकल्पना आएगी। साथ ही साथ ये जो अन्न का उत्पादन करेंगे तो उसको संरक्षित रखने के लिए
ये लोग मृद भांडों का भी निर्माण करेंगे। तो मिट्टी से बर्तनों का निर्माण करेंगे। तो ये हो गया नवपाषाण काल के मानव के जीवन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इस समय के मानव के भोजन के बारे में। भोजन, पुरापाषाण काल का जो मानव है, पुरापाषाण काल का मानव फल, कंदमूल फल और बड़े जानवरों को मारकर खाता था। एनिमल, बिग एनिमल का ये लोग शिकार करते थे, क्योंकि इस समय का जो मानव है तो इसके द्वारा औजारों का निर्माण नहीं किया गया था। तो बड़े पत्थरों से शिकार करते थे, तो जिससे ये लोग बड़े जानवरों को मारना पसंद करते थे, क्योंकि अगर छोटे जानवरों को बड़े पत्थरों से मारते थे तो उनका मांस सुरक्षित नहीं रहता था। तो इस समय का जो मानव है तो वो भोजन में फल और बड़े जानवरों को आहार के रूप में इस्तेमाल करता था। इसी प्रकार से मध्यपाषाण काल का जो मानव है तो ये भी कंदमूल फल, साथ ही साथ एनिमल का भी, मतलब जानवर का भी शिकार करते थे। तो इसमें बिग और स्मॉल, बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जानवरों का ये लोग शिकार करते थे। तो क्योंकि इस समय का जो मानव है इसने पत्थरों से औजारों का निर्माण करना सीख लिया था, तो जिससे इनको शिकार करने में आसानी होती थी। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल के मानव के भोजन के बारे में। तो ये कंदमूल फल के साथ साथ एनिमल, बिग और स्मॉल दोनों का शिकार करते थे। साथ ही साथ इस समय का जो मानव है ये कृषि जैसे कार्य के माध्यम से अनाज का भी उत्पादन करता था। तो जिसके इनके भोजन में फल, मांस और अनाज, तो ये तीनों का ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग देखते हैं इस समय का जो मानव है, पाषाण काल का जो मानव है, उनके औजारों के बारे में, टूल्स। तो जो पुरापाषाण काल का मानव है वो बड़े औजारों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार से जो मध्यपाषाण काल का मानव है वो स्मॉल औजारों का इस्तेमाल करता है, तो जिनकी लंबाई होती थी 1 से 8 सेंटीमीटर। इसी कारण से इस काल को कहा गया है माइक्रोलिथिक एज। माइक्रोलिथिक एज भी इस काल को कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल का जो मानव है किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करता था। तो ये स्मॉल और पॉलिश्ड, मतलब इनके जो औजार होते थे चमकदार होते थे तथा छोटे होते थे। अब देखते हैं औजार के बाद हम लोग देखते हैं ड्रेस के बारे में, ये किस प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। पोशाक, पुरापाषाण काल का जो मानव है प्रारंभिक चरण में ये वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करता था, अर्थात ये नग्न अवस्था में ही रहते थे। पुरापाषाण काल के मध्य में आकर मानव ने वृक्षों की पत्तियों और पेड़ों की छाल का इस्तेमाल करना शुरू किए थे। पत्तियों और छाल, पुरापाषाण काल का मानव प्रारंभिक चरण में क्या है, किसी प्रकार से वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करता था, किंतु मध्य में आकर उसने पत्तियों और छाल का इस्तेमाल करना शुरू किया था। मध्यपाषाण काल के मानव के बारे में देखते हैं तो ये पत्ती, लीफ, साथ ही साथ
छाल का इस्तेमाल करते थे। और जब इस समय का मानव पत्थर से, छोटे पत्थरों के माध्यम से जब शिकार करना सीख चुका था, तो उससे बड़े जो जानवर होते थे उनकी लेदर को निकालते थे या चमड़ी को निकालते थे, उसको सुखा लेते थे, तो जिससे बरसात और ठंडी के मौसम में बचने के लिए तो ये लोग इनकी चमड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो पत्ती, छाल और एनिमल लेदर का ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल के मानव की पोशाक के बारे में। तो इस समय खेती जब होने लगी थी, तो इस समय का मानव क्या है, कपास का उत्पादन करता था, कॉटन का, सूती वस्त्रों का इस्तेमाल करता था, और ऊनी वस्त्रों का भी इस समय का मानव इस्तेमाल करता था। अब हम लोग देखते हैं इस समय के जो मानव है, क्या वो अग्नि से परिचित था, उसके बारे में देखते हैं। अग्नि, तो पुरापाषाण काल में अग्नि का अस्तित्व था, किंतु इस समय का जो मानव है, पुरापाषाण काल का मानव अग्नि से परिचित तो था, किंतु उसके प्रयोग से अपरिचित था, अर्थात वो जलाना और बुझाना नहीं जानता था, उस पर आग पर उसका नियंत्रण नहीं था। मध्यपाषाण काल के में क्या है, आग का प्रयोग करना मानव सीख चुका था। आग का प्रयोग करना सीख चुका था। इसी समय क्या है, चकमक उद्योग का भी इस्तेमाल हुआ था। चकमक उद्योग, चकमक उद्योग क्या होता है, तो चकमक उद्योग जो होता है, पत्थरों से औजारों को निर्मित करना चकमक उद्योग कहलाता है। तो इस समय चकमक उद्योग का आविष्कार किया गया था। नवपाषाण काल का जो मानव है, तो वो तो पूरी तरह से अग्नि से परिचित था। अब हम लोग देखते हैं इस काल के कला के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल की कला। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों कालों से भीमबेटका स्थल है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। तो यहाँ से तीनों कालों के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से, भीमबेटका जो जगह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती है, तो यहाँ से कई शैलाश्रय मिले हैं, तो जहाँ पर इस तीनों कालों के मानव द्वारा भित्ति चित्र निर्मित किए गए हैं, तो उनके साक्ष्य मिलते हैं। भित्ति चित्र, तो ये हो गया पाषाण काल के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।